तो ये गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। अब डायरेक्टर वांग वहाँ पर आकर कहता है कि तुम मू डोंग के प्रोडक्शन देना बंद कर दो, अभी मैं अनाउंस करता हूँ तुम्हें ये। तो ये सुनने के बाद जियाफन जहाँ कहता है कि अगर तुम लोगों का बात कहना हो गया तो तुम लोग यहाँ से निकल जाते। तो ये सुनकर किंग मिंग गुस्सा हो जाता है, उसे मारने के लिए जाता है, तभी वांग उसे रोक लेता है। किंग मिंग कहते हैं कि अगर डायरेक्टर वांग मुझे नहीं रोकता तो आज तुम्हारा लाख बहुत ही खराब हुआ। और ये सुनकर ये छोटी डेमन सोचने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुमने मेरे मास्टर को नहीं छुआ, अगर छुआ होता तुम अभी तक एक लाश बन जाते। तो इस एपिसोड के शुरुआत में आधी रात में हम लोगों को एक कार दिखाया जाता है, तो उस कार से हमें कुछ लोगों को उतरता हुआ दिखाया जाता है। वहीं पर एक बंदा कैप पहना हुआ होता है, तो वो बंदा कहता है कि तुम लोग ये काम जितना जल्दी हो सकता है वो उतनी जल्दी करो, हम लोग को ये जल्दी करना पड़ेगा। तो वो लोग भी इस बात में एग्री करता है। तो वो लोग छुपके से किसी के घर में तो जा ही रहे होता है, तभी हमें किंग मैन को बिस्तर पे लेटे हुए सोते हुए दिखाया जाता है। तो वहीं पर उसका फोन बजता है, वहीं पर उसे कॉल करके कोई बताता है कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ हैपन मतलब कुछ हुआ है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि मू डोंग को वो लोग किडनैप किया है और मू डोंग के पास से वो फोन ले लेता है और कहता है कि किसी को इन्फॉर्म करने की हिम्मत भी मत करना। तो तभी वहाँ पर कैप पहने वाला बंदा कहते कि मू डोंग वांगसू, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप रहो, तुम्हारे ये सुंदर से फेस पर थोड़ा सा भी निशान देने में मुझे थोड़ा सा भी हिचकिचावा नहीं होगा। और तभी उन लोगों के पीछे पीछे किंग मिंग दौड़ता हुआ कहते कि हे तुम लोग उसे छोड़ दो, मेरा प्रोटेक्शन के अंदर तुम लोग मेरे आदमी को उठाना चाहते हो, मैं जिंगी स्ट्रीट का ओल्डेस्ट सीनियर हूँ, ऐसा लगता है कि तुम लोग और जीना नहीं चाहते हो। तो तभी किडनैपर से एक कैप वाला बंदा कहता है कि हट तुम्हें देखकर तो बहुत ही ज्यादा वीक लगता है, क्या चाइना के पास कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग ऐसी ट्रांसजेनिक के खच्चर को कैसे बॉडीगार्ड रख सकता है, हमने जब तुम्हारे होस्ट को किडनैप कर लिया तब भी तुम कैसे सोच सकते हो। ये सुनते किंग मिंग को बहुत शर्मनाक महसूस होता है, तो वो गुस्सा होकर उन सभी लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। और ये देखकर वो कैप वाला बंदा हंसने लगता है, कहते कि तू मेरे सामने एक चीटी है, और एक थप्पड़ से उसका काम तमाम कर देता है और उसके मुंह से खून निकलना लगता है। देखकर वांगसू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचने लगते है कि ये इम्पॉसिबल है, मास्टर फू उसकी एक डिफेंस से मतलब एक बो से डिफेंड हो गई, कोई मुझे ये मत बताओ कि ये आदमी मास्टर फू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर मास्टर फू फिर से कहते कि तुम क्या ले सो, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो लड़ो मुझसे फिर से। ये सुनकर वो आदमी कहते कि तू मेरा जूता का नंगरा खाने के लिए डर्टी खाने के लिए तैयार हो जा, और अपनी जूतों से उसे कुचलने लगता है उसके मुंह पर। तो तभी उधर से वो दोनों कहते हैं कि सर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा और इस कचरे को भी हमारे साथ ले जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टर झांग की ऑफिस को दिखाया जाता है, वहीं पर झांग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते कि क्या मू डोंग और वो किंग मैन को किडनैप कर लिया है, वो जिंग इस शीट का ओल्डेस्ट सीनियर एक बेकार कचरा है, वो किंग मैन एक अपंग व्यक्ति से भी बहुत ही बेहतर खराब है। और फिर कहने लगते कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट मिशन यही है कि मू डोंग वांगसू को बचाना, अगर मैं उसके साथ कुछ भी होता है तो मेरा इस डायरेक्टर का पोजीशन वापस ले लिया जाएगा। और उसके बाद कॉल कर मिस्टर सू को सब कुछ बता देता है और ये सुनकर मिस्टर सू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर मिस्टर सू कहते कि तुमने मुझे कहा था कि मैं इस मैटर पर इंटरफेयर ना करूं, और तुमने ये भी कहा था कि फूंग किंग मैन इस मैटर को हैंडल करेगा, और तुम मुझे अभी ये बता रहे हो कि मिस मू डोंग को किसने किडनैप कर लिया है, तुम्हारा आदमी एकदम बेकार है, यूजलेस है। तो उसके बाद डायरेक्टर झांग फिर से कहते कि मिस्टर सू ये समय नहीं है कि हम लोग झगड़े के, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हम लोगों को अभी इस बारे में सोचना होगा कि हम लोग मू डोंग वांगसू को कैसे बचाएं। तो उसके बाद फिर से मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मिस्टर ली ऐसी पर्सन है जो इस मैटर को डील कर सकता है, लेकिन तुम गधा हो जो उसे रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम जाके उसके पास से मदद मांग सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य में कोई भी नहीं लेगा। ये कहकर सूरोंग अपना फोन कर देता है और डायरेक्टर जोंग उसकी बात सुनकर मन मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर से सोचने लगता है कि ये सब कुछ फू किंग मिंग के वजह से हुआ है, मुझे ली जियाफन को कॉल करना पड़ेगा अभी। तो उसके बाद वो जियाफन को फोन करता है, फोन करके कहता है कि मिस्टर ली मैं डायरेक्टर झांग कह रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और तभी ये सुनते जियाफन भी इसका फोन काट देता है और ये इधर कहने लगते हैं कि हेलो 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 हेलो। तो उसके बाद वो फिर से दोबारा फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फोन करता है तो कहते हैं कि द नंबर इज डायल इज कनेक्टली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और ये सुनते ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुमने मेरा फोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में कर दिया। और उसके बाद वो सीधा कार लेकर जियाफन के घर में चले जाता है और उसके बाद जियाफन के दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगता है और कहते हैं कि मास्टर ली, मिस्टर ली, मैं डायरेक्टर झांग हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। और दरवाजा खुलते ही वो डेमोन उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उसकी पैंट को फाड़ देता है और उस डर के मारे वो वहां से भागकर सीधा कार पर चले जाता है और कहने लगती कि कोई मुझे मदद करो मदद करो। और कार के अंदर जाके जब बैठते हैं तो देखते कि उसकी पैंट को फाड़ दिया है उसने। तो उसके बाद जियाफन वहां पर आ जाता है और आकर कहते हैं कि डायरेक्टर झांग ने तो ये कहा था कि मैं मू डोंग वांगसू को बचाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो तुम अभी मेरे पास क्यों आए मदद के लिए। और इधर डायरेक्टर झांग फिर भी गुस्सा दिखाने लगता है और कहते हैं कि ली जियाफन तुम जस्ट इंतजार करो, तुम इसलिए पछताना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहां से चले जाते थे, तभी जियाफन का फिर से एक फोन आता है। तो फोन पकड़ते ही सूरोंग कहता है कि मिस्टर ली आई एम वेरी सॉरी, ये मिस मू डोंग वांगसू की लाइफ और डेथ की मैटर है। तो तभी जियाफन कहते हैं कि सूरोंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कोई चीज है तुम जवा चाहो मन चाहो वहां पर रख सकते हो, अगर आप लोगों के पास कोई
कोई भी सोल्यूशन है तो आप लोगों का जो मर्जी वो कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर मत घसीटो। तो ये कहकर जियोफन फोन काट देता है और फिर सोचने लगता है कि इमोर्टल रियल में इस टाइजोन का एक अच्छा पोजीशन है और तुम लोग किले मकर मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत करते हो। उसके बाद ग्रैंडफा भी जियोफन को फोन करता है तो जियोफन कहता है कि आपको इस मैटर को लेकर मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर जियोफन फोन को काट देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते जियोफन को माउंटेन पीक वॉल्यूम को दिखाया जाता है। वहीं पर वो कल्टीवेट करता हुआ दिखाया जाता है और वहीं पर वो सोचने लगते कि मैं इस चूजू की इस माउंटेन एरिया की एविन एनर्जी को मैंने क्लीन कर दिया है, लेकिन मैंने एक ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कवर किया है जो इस माउंटेन के नीचे छुपा हुआ है। हालांकि ये हिडन ड्रैगन गेट फॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीटेड है, लेकिन ये स्टिल एक प्राचीन गेट फॉर्मेशन है और ये मेरा स्पिरिट गैदरिंग गेट फॉर्मेशन से भी बहुत ही बड़ा है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह का भाग्य मिल सकता है। सिर्फ तब तक इंतजार करो जब तक ना मैं इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को इस हिडन ड्रैगन गेट फॉर्मेशन के साथ जोड़ दूं। उसके बाद ये फॉलिंग ड्रैगन वुड एक असली ड्रैगन सोल में बदल सकता है, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये ना केवल सिर्फ माउंटेन रेंज की स्पिरिचुअल पावर को एकत्रित करेगा बल्कि पूरे चूजों की इंटर पावर को एकत्रित करेगा, और इससे मेरा कल्टीवेशन स्पीड भी 10,000 गुना बढ़ जाएगा और मैं जल्दी इस प्लेस को छोड़कर इमोर्टल वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। और तभी वहाँ पर गाड़ी लेकर ग्रैंडफा और मिशू चले आती है। तो वहाँ पर आते मिशू कहते कि ग्रैंडफा देखिए वो इस जगह पर कल्टीवेटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद ग्रैंडफा कहते हैं कि मिस्टर ली आई होप कि आप हम लोग यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए हम लोगों को माफ कर देंगे। ये आखिरी बार है जब हम लोग आपके पास आए हैं मू डोंग वांगशु को बचाने के लिए। आप दूसरे लोगों को इग्नोर करो, उन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मिशू भी कहती कि टीचर ये सचमुच उन लोगों की गलती है, लेकिन सचमुच मू डोंग अभी बहुत ज्यादा खतरे में है। अगर आप उसे समय पर बचा नहीं पाएंगे तो हमें इस बात का डर है कि उसे वहाँ से निकलने में उसका जान भी जा सकते हैं। उसके बाद जियोफन कहते कि मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आओगे, लेकिन मैं इस बार डिसाइड कर लिया कि मैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा। ओरिजिनली उसे मुझ पर बिलीव नहीं थे, इसलिए वो अभी एसिजेंट्स के हाथ में पड़ गई है और यही वो पाने की हकदार है। तो आप लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं। तो जियोफन का बात सुनकर ग्रैंडफा भी सोचने लगती कि हम लोग इस बारे में जियोफन को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सब कुछ मू डोंग की वजह से हुआ है। उन्होंने कॉल करके फू किंग मैन को बुलाया है। इसके अलावा ये डायरेक्टर जंग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट पर्सन है। तो उसके बाद ग्रैंडफा मिस्टर ली को और एक शीट दिखाता है और कहते कि इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, आई होप कि आप इसे लेंगे। तो उसके बाद जियोफन उस शीट को लेता है और फिर कहता है कि जैसे कि मिस्टर सू आप मेरे पास ये चीज लाए तो इस बार मैं जरूर आप लोगों का मदद करूंगा। तो उसके बाद ग्रैंडफा कहते हैं कि मिस्टर ली अभी हमारे पास कार्रवाई करने का समय है, तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ से। डायरेक्टर झांग ने ये बताया कि वो तीनों एशिशियंस उस फैक्ट्री पे छुपी हुई है। उसके बाद डायरेक्टर झांग के पास पुलिस ऑफिसर आ जाता है, आकर कहते हैं कि हम लोगों ने 3 बार उन लोगों के ऊपर अटैक किया लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाए और ऊपर से हम लोगों का बहुत सारा डैमेज हो गया है। हालांकि अभी ये परित्रिक रासायनिक फैक्ट्री है लेकिन अभी भी इसमें भारी मात्रा में ज्वलनशील रसायन मौजूद है। हम लोगों को स्पेशल फोर्स के साथ उन एशिशियंस का फाइट हुआ और इसी वजह से इस फैक्ट्री पर विस्फोट भी हो गया है। तो उसके बाद डायरेक्टर झांग कहते हैं कि हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोगों को हॉस्टेस को बचाना है। मैंने अनुमान लगाया कि हमारे पास अभी 5 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद वो रसल एक्सपोर्ट हो जाएगा। लीडर ने हम लोगों को ऑर्डर दे दिया है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी उस टारगेट को एलिमिनेट करना होगा और हॉस्टेस की सेफ्टी की गारंटी देना पड़ेगा और यहाँ पर कोई भी ना प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो हम लोगों के पनिशमेंट के लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्टर झोंग मास्टर रेन के पास जाकर कहता है कि मास्टर रेन आपको हॉस्टेस को बचाने के बारे में सोचना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो तभी और एक व्यक्ति कहती है हाँ मास्टर रेन ये सही कह रहा है कि ये सिचुएशन अभी हमारा हाथ से बाहर हो गया, अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो तभी वो ऑफिसर भी कहते कि हाँ मुझे विश्वास है कि मास्टर रेन इस मैटर में डेफिनेटली सक्सेस होगा और उस एसोसिएशंस को हेल्प मतलब नर्क में भेज देगा। तो तभी मास्टर रेन रिलैक्स में एकदम चिल होकर कहता है कि तुम सिर्फ इन 3 एसोसिएशंस को संभाल नहीं पा रहे हो, मैंने तुम लोगों को बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि ये तीनों एसोसिएशन आज मरने वाला है। तो ये सुनकर मी और चेनफू कहते हैं कि आपने ये कहा तो ये सुन के हमें बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। तो मास्टर रेन फिर से कहते कि कोई बात नहीं है, वैसे भी फू किंग मेन शिंगी सीट का ओल्डेस्ट सीनियर है। जब मैंने ये न्यूज सुना था तभी मुझे सीड मास्टर ऑर्डर दिया और मैं प्लेन लेकर चुजू में चले आ गया मू डोंग वांगसू को रेस्क्यू करने के लिए। और वैसे भी ये मामला हमारे शिंगी सीट की फेमस के बारे में है, अगर ये बात बाहर फैल गया तो हम लोगों को शर्म के मारे नीचे झुकना पड़ेगा। तो उसके बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो ऑफिसर आकर कहता है कि मास्टर रेन आपके सेफ्टी के लिए आप इन सारे स्पेशल फोर्स को ले जा सकते हैं, हम लोगों के पास बुलेट प्रूफ आर्मर है और वैसे भी हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि बुलेट का कभी भी आंख नहीं होता। तो ये सब कुछ सुनकर मास्टर रेन कहते हैं कि डायरेक्टर झाओ ऐसा लगता है कि तुम इस बुरे आदमी को थोड़ा कम हक रहे हो, मैं जिंग सीट का वाइस सीट मास्टर हूँ और अभी मेरा कल्टीवेशन बेस का इनर स्टेज पर हूँ और अब हाफ स्टेप के बाद ही मैं गन मास्टर पहुंचाऊंगा। अभी जो मेरा
मेरा करंट कल्टीवेशन बेस है उसकी मदद से ये बुलेट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या लगता है कि इन एसिस्टेंट्स को मारने के लिए मुझे इस प्रोटेक्शन की जरूरत है? तुम इस मैटर को ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। तो तभी वो मैं और डायरेक्टर झाओ को गुस्सा दिखाने लगता है और कहते हैं कि तुम ये सब क्या करो, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? मास्टर रेन एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। अगर ये यूजलेस लोग उन लोगों के साथ जाएगा तो वहाँ पर और भी ज्यादा परेशानी हो सकता है। ये सारे के सारे मेटल वेस्ट को मेरे सामने से नजर के हाथ सामने से ले जाओ, मुझे ऐसे अपमानित मत करो। तो उसके बाद वो ऑफिसर उस वेस्ट को हटा लेता है और कहते हैं कि हाँ, आपकी तरह एक्सपर्ट हवा की तरह जा सकते हैं और उन लोगों को एक इंसेक्ट यानी कि पतंग की तरह मार सकता है। आप हमारे तरह नहीं है, हम लोगों को हमेशा बंदूकें रखना पड़ता है। जब हम लोगों को बिना गोली का किसी चीज के साथ हमला करना पड़ता है तब हम लोग सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं। तो उसके बाद झांग कहते हैं कि मास्टर रेन एक एक्सपर्ट है और हम लोगों के पास ज्यादा अभी टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। मास्टर रेन चाय पीते पीते कहने लगते हैं कि ज्यादा तराश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे इंसेक्ट है, मुझे सिर्फ इस चाय को खत्म करने के दो, उसके बाद मैं उन लोगों के साथ डील कर लूंगा। तो तभी वहाँ पर जियोफन और ग्रैंडपा भी चले आते। तो इन लोगों को देखकर डायरेक्टर झाओ कहते कि ली जियोफन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने तो हम लोगों को ये कहा था कि तुम हम लोगों की मदद नहीं करोगे, तो क्या तुम यहाँ पर उधार दिखाने के लिए आए हो? हमारे पास अभी मास्टर रेन है, अभी तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो तभी जियोफन इस मास्टर रेन को देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि ये अभी कल्टीवेशन बेस का इनर स्टेज पर है, लेकिन अभी भी ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा दूर है। अभी तुम ग्रैंड मास्टर का सिर्फ हाफ स्टेप तक ही पहुंचे हो। अगर मैं उसके साथ नीहू का कंपेयर करूँ तो वो उससे ज्यादा नीहू स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जियोफन उन लोगों को कहते हैं कि बेसिकली इसका अभी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि आग में आकर उसको मरने के लिए वहाँ पर मत भेजो। तो ये सुनते वो मास्टर रेन गुस्सा हो जाता है और अपने चाय को फेंक कर कहते कि ए, तुमने क्या कहा? तुमने मुझे कम आंकने की हिम्मत की है? क्या तुम मरना चाहते हो? और तुम अपने आप को देखो ना, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है और तुम एक बच्चे हो और तुम मेरे सामने आकर खड़ा होने का हिम्मत कर रहे, तो अपने आप को अपमानित कर रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ एक बच्चे के साथ झगड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। इस जुजू में उस मिस्टीरियस ग्रैंड मास्टर यंग ग्रैंड मास्टर को छोड़कर इस जुजू में सेकंड अगर कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है तो ये मैं हूँ। तुम्हारे जैसा एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत करता है। तो तभी जियोफन भी हंसकर कह रहे हैं कि तुम अपनी उम्र को देखो, तुम अपनी उम्र के साथ साथ तुम सिर्फ बड़े गुस्से ही कर सकते हो और बड़े गुस्से से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। क्या होगा अगर तुम जिस यंग ग्रैंड मास्टर के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ? तो ये सुनकर मास्टर रेन को विश्वास नहीं आ रहा, वो कहता है कि कहते हैं कि बच्चे सपने देखा बंद करो। अगर तुम कहोगे कि तुम ग्रैंड मास्टर हो तो मैं मान लूंगा, तो तुम ये भी मान लो कि मैं इस सबसे दुनिया का रिचेस्ट पर्सन हूँ। तभी डायरेक्टर झाओ भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी कभी भी नहीं देखा है। ग्रैंडपा कुछ कहने वाला होता है तो जियोफन उसे रोक देता है और फिर से जियोफन कहता है कि देखो मैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, ना तो ये मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ या नहीं। ऐसे टाइम बर्बाद मत करो। और तुम कमीने रेन तियानजिंग, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम मेरे पीछे रहो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सावधान रहना क्योंकि वो लोग तुम्हें मार सकता है। ये सुनकर वो मास्टर रेन कहते कि ओ अच्छा, तो तुम्हें अभी मैं जिंगी सीट का वाइस सीट मास्टर का असली पावर दिखाता हूँ और तुम अपनी सपना देखा बंद करो। तुम अपने आप को क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? ये कहकर वो चले जाता है वहां से उन लोगों को बचाने के लिए और उन सभी तीनों को मतलब एशियंस को मारने के लिए। तुम सिर्फ यहाँ पर इंतजार करो जब तक ना मैं उन लोगों को बाहर लेकर आ जाऊँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा जिंगी सीट कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका टेक्निक देखकर वो ऑफिसर कहते हैं कि ये फ्लाइंग टेक्निक, ये एक रियल फ्लाइंग टेक्निक है, ये मैं अभी तक टीवी में ही देखा था। ये ऑफिसर मास्टर रेन के टेक्निक देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और तारीफ भी करने लगता है। तो ये देखकर डायरेक्टर झाओ भी कहते हैं कि ली जियोफन, क्या तुम देख रहे हो? ये है रियल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और तुम उनके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है? और तुम वहीं पर रुको और मास्टर रेन का वापस आने तक इंतजार करो, वो वापस आने के बाद तुम्हारा गांड तोड़ देगा। और इधर सीन शिफ्ट होते है, वो मास्टर रेन उस फैक्ट्री के अंदर चले जाता है और इधर किंग मिंग को दिखाया जाता है जो फिर भी कह रहे होते हैं तुम लोग सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ तब तक इंतजार करो जब तक ना मेरा भाई मास्टर यहाँ पर आ जाए, तब मैं देखूंगा कि तुम इस जगह से कैसे भाग सकते हो। और तभी वहाँ पर मास्टर रेन पहुंच जाता है तो उसे देखते वो कहते हैं कि वाइस मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आए गए, अब जल्दी कीजिए और इन लोगों को मार डालिए। मास्टर रेन भी कहते कि ओ अच्छा, तो तुम लोगों के पास थोड़ा सा भी हिम्मत तो है, तुम लोगों ने मेरा डिसेबल्स को इंजर करने का हिम्मत की है, अभी देखो मैं तुम लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ। तो तभी वो एशियंस में से एक बंदा फायर करता है और मास्टर रेन इसे आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम इस खिलौनों को लेकर मेरे सामने शो ऑफ करने की हिम्मत करते हो। तो और एक बंदा तोप लेकर खड़ा होता है तो वो बंदा कहता है कि अच्छा तो ऐसा बात है बुरे, तो अभी इसके बारे में क्या ख्याल है? और तभी वो उस तोप से भी फायर कर देता है और मास्टर रेन को थोड़ा सा तो मुश्किल होता है इस तोप को डॉज करने होते हैं। तो मास्टर रेन फिर कहते हैं कि तुम लोगों के पास थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने ऐसे हैवी वेपन को इस्तेमाल करने का? अगर तुम लोग इतना ही स्ट्रॉन्ग हो तो मेरे साथ सोलो मार्च करो। तो एशियन में से जो मेन होता है तो वो कहते हैं कि सोलो, अच्छा तो ठीक है, तो पहले मैं तुम्हारा ओपोनेंट होता हूँ। और वो हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार से जाके उसे एक जोर का पंच मार देता है और ये मुक्का खाते उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और मने मन सोच लेते हैं कि अच्छा नहीं है, ये लोग इनर स्टेज पर है अभी और ये लोग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर कहते हैं कि मेरा प्यारा डिसेबल, सबसे
पहले तुम्हारा मास्टर को यहाँ से भागना होगा, मैं तुम लोगों को बाद में बचा लूंगा। और ये कहकर वो वहां से तुम्हारे हवा के रफ्तार से भी भाग जाता है भाई, और बाहर आकर वो खसने लगता है। और तो इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मास्टर डेन क्या हुआ है, क्या हॉस्टेजेस के साथ कुछ खराब हुआ है? तो तभी मास्टर डेन कहते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। ये मत सोचो कि उन लोगों के पास हैवी ओपन है, वो लोग कल्टीवेशन बेक्स में भी एक्सपर्ट है, मतलब मेरे जैसे युक्कल है वो लोग। और फिर मनी मन सोचने लगता है कि मैंने अपने ओपोनेंट को थोड़ा कमी आगा है, मुझे इस बुलेट प्रूफ बेस्ट को पढ़ना चाहिए था जाने से पहले। और फिर कहते कि मैं उस जगह पर नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर दूसरा लोग जाएगा तो उन लोगों का मौत निश्चित रूप से है। और फिर सोचने लगते है कि अगर मैं स्पेशल फोर्स के कुछ लोगों को मेरे साथ ले जाता तो वो उसके वजह से मैं भी खाली हो जाता, लेकिन मैंने अकेले वहां पर जाने का हिम्मत किया है। यही मेरे सभी लोगों को मैं दिखा सकता हूँ कि मेरा बहादुरी नॉर्मल लोग ये नहीं कर सकता है। भले ही मैं इस लड़ाई में हार गया। डायरेक्टर जॉन को पसीना छूटने लगता है। डायरेक्टर जॉन कहता है कि मास्टर रेन तो फिर हम लोग अभी क्या करें, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये फैक्ट्री 3 मिनट के अंदर ही फट जाएगा। तो उसके बाद मास्टर रेन फिर से कहते हैं कि अभी हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, सिर्फ मेरा सीनियर हम लोगों को मदद कर सकता है, वो हमारा सीट का सीट मास्टर है। आई एम श्योर कि वो रेस्क्यूज कर लेगा हॉस्टेज को, लेकिन अभी वो हाई डोंग पर है और अभी वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आने तक 2 घंटे समय लगेगा, तो इस समय हम लोग उसकी मदद नहीं ले सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ और एक ही ऑप्शन है, वो मिस्टीरियस यंग ग्रैंड मास्टर को ढूंढना है। शायद हो सकता है कि वो हम लोगों की इस मुसीबत में मदद कर सकता है। तो ये सुनते ही बाकी सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यंग ग्रैंड मास्टर के कभी किसी ने देखा है उसे? तो और एक बंदा कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखा है उसे। और एक ऑफिसर कहते हैं कि मैंने देखा है कि वो यंग ग्रैंड मास्टर एक ही स्ट्राइक में उस नीहो को मार डाला है, उसके पास इतना क्वालिफिकेशन है कि वो अदर ग्रैंड मास्टर के साथ रह सकता है। और इधर ग्रैंडफा मिस्टर ली के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि मिस्टर ली प्लीज हम लोगों को इस टाइम मदद कर दी। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि अगर मुझे पहले जाने देते तो अगर तुम लोग इस प्रॉब्लम से गुजरना नहीं हो पड़ता। इस मास्टर रेन ने सिर्फ फ्लाइंग टेक्निक को इस्तेमाल करके सिर्फ उस दरवाजे तक ही गया है और वहाँ पर जाने के बाद धीरे धीरे पैदल ही वहाँ पर गया है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी कितना पावरफुल है। और ये सब कुछ बातें सुनकर वो ऑफिसर कहने लगता है कि ये लड़का क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो चीना नहीं चाहते हैं? और मुझे यकीन है कि तुम उस फैक्ट्री से पैर रखने से पहले तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। तो तभी मैर भी कहते कि तुम खुद को गोली मार दो, क्योंकि एक एरोगेंट आदमी होने का नाते तुम्हें यही करना चाहिए। और वो जाने के बाद मास्टर रेन सोचने लगती कि सचमुच में इस लड़के को मौत के गेट में भेज दिया। अगर ये लड़का मर जाता है तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरा वर्ड सही था। मैं उस जगह पर तो कुछ मिनट तक रह पाया हूँ, लेकिन ये लड़का वहाँ पर 3 सेकंड तक भी दिख नहीं पाएगा। इसे तब तक पीटा जाएगा जब तक ना इसका फेस पहचानने लायक रहेगा। डायरेक्टर जॉन भी सोचने लगते कि मुझे ये जियाफर खास पसंद नहीं है और अभी वो खुद ही मौत ढूंढने के लिए चाह रहा है। ये बहुत ही लकी मतलब खुशकिस्मत की बात है कि मुझे भी इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर जियाफर उस फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ पर जाते वो सुनता है कि वो किंग मिंग उन लोगों को कह रहा होता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं सचमुच कुछ भी नहीं जानता हूँ, प्लीज मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत मरो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन गुंडे में से एक गुंडा कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बदतर लाइफ जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक लाइफ को छोड़ सकता हूँ। एक्चुअली हमारा कंडीशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मू डोंग वांगसू की पापा को फोन करके यहाँ पर बुलाना है और उनके पास से वो एडीएम सीरम की रिजल्ट हम लोगों को चाहिए, इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। देखा ये कितना सिंपल है तुम्हारे लिए। और ये ऑफर सुनकर वो किंग मिंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहते हैं कि रियली। तो उसके बाद वो भागकर मू डोंग के पास जाता है और जाकर कहते हैं कि क्या आपने इन लोगों के बात सुना है? इन लोग ये कहता है वो अब जल्दी से जल्दी कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे इस बात से डर है कि हम लोग इस जगह से भाग भी पाएंगे या नहीं। तभी मू डोंग भी कहती है कि किंग मिंग तुम तो इससे पहले बहुत ही बड़े बड़े बातें फेंक रहे थे, अभी तुम्हारा ओल्डेस्ट सीनियर कहा गया। मैंने तुम्हें देखकर सोची कि तुम एक सुपर हीरो हो, लेकिन अभी तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील होती है। और उस एसिडेंट से कह देती कि हे देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कभी भी किसी को फोन नहीं करूंगी। मेरी माता पिता दोनों लोकी सोल्जर है और एक मिशन में मेरे माँ ने पापा को बचाने के लिए खुद कोई बलिदान दे दी। उन्होंने अपने जीवन को मेरे पिता के जीवन के साथ जोड़ दिया है। तो फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिशन सक्सेसफुल हो गया। अगर उस चीज से इस चीज का कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। ये अपने देश के लिए जान देना एक महान काम होता है और इस सब कुछ के लिए मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तुम अभी मुझे मार डालो और अलग सोल्यूशन के बारे में सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को फोन करने वाले नहीं हूँ। किंग मिंग उनसे हाथ जोड़ने लगता है और इधर किंग मिंग कहने लगता है कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता, अगर मैं मर गया तो हमारा जिंगी संप्रदाय मास्टर कौन बनेगा? तभी मू डोंग फिर से कहती कि ओ तो तुम्हें अभी भी याद है कि तुम जिंगी सेट का ओल्डेस्ट सीनियर मास्टर, तुम्हारी वजह से तुम्हारे संप्रदाय को मुंह कुचल दिया गया है। लेकिन ये ली जियाफेन मुझे फॉलो करते हुए इस जगह तक नहीं आए, नहीं तो मैं भी उसे इस जगह पर इन्वॉल्व कर देती। अभी मुझे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकते, वो है यंग ग्रैंड मास्टर, लेकिन उसके बारे में मुझे कभी भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो तभी वहाँ पर जियाफेन आकर कहता है कि मैं वही हूँ जिसके तुम्हें जरूरत है। तभी मू डोंग उसे देखते ही कहने लगती कि ली जियाफेन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखो तुम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज इस मौके का फायदा उठाओ और यहाँ से भाग जाओ, वो लोग अभी भी तुम्हें नहीं पकड़ा है। तो तभी वो लोग उसे देखते कहते कि
ए वही पर रुक जाओ, अगर आप एक भी कदम आगे बढ़ाए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और एक बंदा कहते कि तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। उन एसोसिएशन का हेड जियाफान को देखकर सोचने लगते हैं कि हम तीनों यहाँ पर कल्टिवेशन बेस के इनर स्टेज पर है और हम सभी लोगों के पास गन है। भले यहाँ पर कोई ग्रैंड मास्टर आ जाए फिर भी हम लोग उसके साथ डेथ मैच खेल सकते हैं। लेकिन इस छोटा सा दुबला पतला बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है और इसके पास कोई ऑरा भी नहीं है। ये क्लियर है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन वो जब इस जगह पर आया तब मैं कुछ भी क्यों नोटिस नहीं किया। और फिर कहते हैं कि इस शुजू में वो यंग ग्रैंड मास्टर के अलावा कोई भी मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर से सोच लगे तो इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो एक चिकन तक की भी नहीं है और किलर कैसे बन सकता है, और डेफिनेटली वो यंग ग्रैंड मास्टर की तरह नहीं है। तो तभी जियाफान कहते हैं कि तुमने सही केस किया है, मैं ही वो यंग ग्रैंड मास्टर हूँ और तुम मेरा प्रोटेक्शन पर रहते हुए एक पर्सन को किडनैप करने की हिम्मत की है। तो तुम ये मत सोचना कि तुम इस जगह से जिंदा वापस जा सकते हो। तो ये सुनकर वो एनिमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम खुद कोई ग्रैंड मास्टर कह रहे हो, तुम सचमुच अपना लिमिट नहीं जानते हो। फिर वो किंग मिंग को कहते कि ओ तो तुम तो यहाँ पर जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें और एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम इस आदमी को मार सकते हो तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, यानी कि आजाद कर दूंगा। ये सुनते वो किंग मिंग कहते कि सच में ये तो बहुत ही आसान टास्क है, इसलिए जियाफान को मारना तो एक चींटी को मारने जैसा, ये एक आसान जॉब है। उसके बाद जियाफान किंग मिंग को समझाता है कि देखो किंग मिंग तुम मेरा ओपोनेंट नहीं हो और तुम अभी साइड में हट जाओ, इन तीनों को मारने के बाद मैं तुम दोनों को बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर जियाफान सोचने लगते है कि ये किंग मिंग बहुत ही ज्यादा डरे हुए है तो इसलिए मैं और उसे एक मौका दूंगा। इन्हीं तरह किंग मिंग उसका बात को नहीं समझता है और कहते है कि ली जियाफान क्या तुम सचमुच ये समझते हो कि तुम वो यंग ग्रैंड मास्टर हो। मोडोंग वांगसू ने मुझे बहुत ज्यादा मान किया है, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे कोई जगह मिला है ये अपमान रिलीज करने के लिए। और फिर जियाफान की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोस्त देना चाहते हो तो अपनी लाख कोई दोस्त दो, अगर तुम ह्यूमन के रूप में रिबॉर्न होना चाहते हो तो इतना एरोगेंट मत हो। तो उसके बाद जियाफान भी कहते हैं कि देखो किंग मिंग मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए टीच कर रहा हूँ और तुम ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अभी तुम मुझे ये ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। उसके बाद जियाफान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक अपनी ताकत के साथ उस किंग मिंग की शरीर को नीचे से गायब करने लगता है धीरे धीरे। और इधर किंग मिंग को ये सारे के सारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और किंग मिंग नीचे गिर जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। तो उसके बाद जियाफान कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम्हें इसे नहीं लिया और तुम मुझ पर बिलीव भी नहीं करते, तो अभी मैं तुम्हारे आंखों के सामने इन तीनों बंदे को मारूंगा, ये देखो। तो उसके बाद किंग मिंग फिर से कहते हैं कि अगर तुम एक ग्रैंड मास्टर हो तो वेट क्या तुम एक कैनन बॉल को रोक सकता हूँ। और इधर एसिस्टेंट्स लोग उसके बॉस को कहने लगते कि बॉस अगर ये सचमुच अगर ग्रैंड मास्टर निकला तो। और फिर उन लोगों का बॉस कहते कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, हम लोगों का रॉकेट को इस्तेमाल कर दो उसे मारने के लिए। और वो लोग भी उस तोप को इस्तेमाल करता है, वो तोप भी एकदम बड़ी तेजी से जियाफान की तरफ बढ़ता है, लेकिन जियाफान अपनी बिग हैंड के मदद से उसे एकदम आसानी से डॉज कर लेता है। और जियाफान ये रोकने के बाद सोचता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैंने उस हिडन ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को स्पिरिचुअल एनर्जी को एकदम एब्सॉर्ब कर लिया है और इसी वजह से मेरा कल्टीवेशन बेस भी इंक्रीज हो गया है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं इस रॉकेट को भी ब्लॉक कर सकता हूँ अभी। और तभी जियाफान के पीछे बहुत ही तेजी से उस एजेंट्स के बॉस चले आता है उसको मारने के लिए और वो कहते हैं कि अगर तुम ग्रैंड मास्टर हो भी जाए तो क्या हुआ, मैं तुझे आज इस जगह पर मार डालूंगा और कल से मैं इस चीज का फेमस बॉस बन जाऊंगा। तो इसके जवाब में जियाफान भी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये एबिलिटी है। और इधर उसके बाद जियाफान उसकी बिग हैंड से उसे एक बहुत जोर का थप्पड़ मारता है और इसी वजह से उसका वही पर डेथ हो जाता है। ये देखती बाकी दो एसिस्टेंट्स कहने लगते हैं कि अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोगों का बॉस तो मारा गया है और हम लोग उसका ओपोनेंट भी नहीं है। तो और एक बंदा कहते हैं कि जल्दी करो और इस जगह से भाग जाओ। और उसके बाद जियाफान उन लोगों की तरफ आने लगते तो वो लोग वहां से मूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग वहां से मूव नहीं कर पाता और कहने लगते कि मैं क्यों यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ए तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि जियाफान अपनी एनर्जी की मदद से इन लोगों को पकड़ के रखा होता है। और फिर जियाफान कहते हैं कि अभी तुम लोग भागना चाहते हो, अभी बहुत लेट हो गया है। और फिर अपनी शक्ति यानी कि एनर्जी की मदद से उन दोनों को सर को कर देता है। और ये देखकर मोडोंग कहती कि ली जियाफान क्या तुम सचमुच वो यंग ग्रैंड मास्टर हो। और फिर मरीमान सोचने लगती कि मैं एक गधी हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हमेशा मैं उसे पिक आउट कर दिया और बहुत अपमान भी किया है। मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ कि मैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किंग मिंग को बुलाई थी, आई एम सो स्टूपिड। और उसके बाद जियाफान उसकी रस्सी को काट देता है और फिर उसको गोद में उठाकर कहते हैं कि हम लोगों को इस जगह से अभी निकलना होगा क्योंकि ये रासायनिक फैक्ट्री अभी भी एक्सप्लोड होने वाला है। और इधर किंग मिंग चिल्लाने लगती कि हे मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे भी बचा लो। लेकिन जियाफान इसकी बात को नहीं सुनता और उससे वही पर छोड़कर वो लोग चले जाने लगते हैं। और इधर किंग मिंग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है कि सेव मी। और तभी वो लोग जब उस फैक्ट्री से बाहर जाता है तो तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये देखकर बाहर का सारा लोग बहुत
बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये लोग को लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग मारा गया है। तो मेयर इस विस्फोट को देखकर कहने लगते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ। हम लोग ना केवल सिर्फ उस हॉस्टेज को बचा पाया बल्कि हम लोग बहुत बड़ा एक धमाका भी देख लिया। और इधर मास्टर ने इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि फू किंगमिंग वहाँ पर मारा गया। अब इस जिंगी सीट का फ्यूचर मास्टर कौन बनेगा उस जनरल सीट का। हमारी सीट्स के लोगों ने उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए उसको बहुत सारा रिसोर्सेज दिया है और अभी वो मारा गया है तो वो सारे रिसोर्सेज भी बेकार गया। और इन सभी लोगों के बीच में सिर्फ ग्रैंडफा को विश्वास था कि मिस्टर ली मू डोंग वांगसू को बचा लेगा। ग्रैंडफा का बात सुनकर डायरेक्टर झांग कहता है कि मिस्टर सुओ इतनी बड़ा धमाके से फैक्ट्री तहस नहस हो गया है, वहाँ पर सिर्फ इंसानी नहीं एक भी चिटिया भी नहीं बच पाएगा। लेकिन आप पे इतना कॉन्फिडेंस अभी भी कहाँ से आ रहा है। वो छोटा बच्चा झूठ बोल रहा था कि वो यंग ग्रैंड मास्टर है। अभी वो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो मारा गया। तो उसके बाद मास्टर रेन फिर से वहाँ से उठकर कहते हैं कि क्या तक कि मैं वहाँ पर जाके उस मैटर को हैंडल नहीं कर पाया और ये अहंकारी बच्चा जाकर वहाँ पर क्या सॉल्व करेगा और ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट है। लेकिन अभी सारे के सारे लोग मारा गया है और उन लोगों के बारे में बात करना भी यूजलेस है, यानी कि बेकार है। तो तुम सभी लोग अभी वापस घर चले जाओ। अभी वो लोग ऊपर में फॉलो करते कि हवा में जियाफान को देखता है। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि हे देखो ऊपर देखो, और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि मू डोंग वांगसू को बचा लिया गया है। जियाफान नीचे उतरते ही सभी लोग उसे घेर लेता है और कहने लगता है कि, और सभी लोग भी कहते हैं कि ये तो असल में ग्रैंड मास्टर है। और वो मेयर कहते हैं कि ये बहुत ही लकी की बात है कि मिस्टर ली हॉस्टेज को बचाने में हमें मदद की और सचमुच हम लोगों को ये बताना था कि आप ही यंग ग्रैंड मास्टर हैं। और इधर डायरेक्टर झांग मिस मू डोंग को कहने लगता है कि चलिए मिस मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। जियाफान की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि मुझे सचमुच ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये ली जियाफान असल में ये मिस्ट्रेस यंग ग्रैंड मास्टर है। तभी वहाँ पर मास्टर रेन आकर जियाफान से कहते हैं कि ये कमीने वो किंगमिंग कहाँ है। तो तभी जियाफान भी जवाब देता है कि वो मारा गया है। ये सुनकर वो मास्टर रेन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुमने उसे क्यों नहीं बचाया है। जियाफान को मारने की कोशिश करते थे तभी जियाफान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। जियाफान उससे मास्टर रेन की उंगली को तोड़ देता है। फिर मास्टर रेन कहते हैं कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ। और फिर मन मन सोचने लगते कि मैं उस सीट का वाइस मास्टर हूँ और नॉर्मल लोग मुझे पूजा करता है और ये छोटा सा बच्चा यानी कि जूनियर मुझे अपमान कर रहा है। अगर ये बात बाहर फैल गया तो मेरा कोई भी कहना नहीं होगा कि मैं इस सोसाइटी में दिखाने के लिए। और फिर कहते हैं कि तुम ग्रैंड मास्टर हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी सीट्स में कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। और फिर मन मन सोचने लगते कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा यंग है और मैं ये श्योर हूँ कि वो अपनी डायटी टिक मेरे सामने इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और मेरे खिलाफ जीत भी नहीं पाएगा। जियाफान को मारने के लिए जाता है और कहने लगता है कि ले जियाफान मैं अपनी डिसाइबल्स वो किंगमिंग की आत्मा के शांति के लिए तुम्हारा सोल को सैक्रिफाइस कर दूंगा, यानी कि बलिदान दे दूंगा। और उसके हाथ के पीछे वो कुछ एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं कि मैं भी देखूंगा कि एक ग्रैंड मास्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। ये एक बेवकूफ लड़का है और उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आज उसे मेरा छुपा हुआ वो पेन का शक्ति दिखाऊंगा। और फिर वो अपने पॉइजनस सीक्रेट ट्रिक को उसकी तरफ थ्रो करता है और कहता है कि इसका स्वाद चखो तुम अभी। और फिर मनी मन सोचता है कि मैं उस साल टैंक सीड में सीक्रेटली घुस गया था और इस सीक्रेट टेक्निक को वहां से सीख लिया और इसे नॉर्मल लोग छूते ही बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जियाफान भी कहते कि तुम बच्चे को खिलाने का एक सीक्रेट ट्रिक कह रहे हो, तुम अपने आप को अपमान कर रहे हो। और फिर जियाफान कहते कि मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा और अपनी एनर्जी की मदद से उसके दोनों हाथ को काट डालता है। और मास्टर रेन नीचे गिरने के बाद बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते कि और कहने लगते कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो फिर भी ये कहना नहीं बंद करता। डायरेक्टर झांग को कहने लगते कि डायरेक्टर झांग जल्दी करो और मेरा सीनियर ब्रदर को फोन करो और वो आके मेरा रेवेंज ले लेगा। और चिल्लाने लगता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। जियाफान उसके सामने अगर कहते कि अगर तुम्हारा सीनियर भी इस जगह पर आ जाता है तो मैं उनमें से एक एक कर को मार डालूंगा। और फिर से जियाफान अपने और एनर्जी को इस्तेमाल करता है और इस बार उसके दोनों पैर को काट डालता है। और इधर मास्टर रेन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं क्योंकि ये दर्द तुझसे सहन नहीं होता है। तुम कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तुम मुझे मार डाल, ये बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, लग रहा है। और इधर ये देखकर डायरेक्टर झांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ तक कि मास्टर रेन भी इसका मतलब इसका सामना नहीं कर पाया। और फिर डायरेक्टर झांग भागने की योजना बनाता है और सोचने लगते है कि ये लियो ज़बान बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी उस जिंगे सीट का सीट मास्टर को ढूंढना होगा, शायद वो इस लड़के के साथ डील कर सकता है। लेकिन तभी उनके सामने अचानक से जियाफान चले आता है और जियाफान वहाँ पर आते ही उसे पटाख से पहले थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद डायरेक्टर झांग गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ली जियाफान देखो मैं एक डायरेक्टर हूँ और शू रोंग भी मुझे देखकर पीछे हटता है और यहाँ तक कि शू पियान सिंह भी मुझे रिस्पेक्ट करता है और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे हेट करने का। ऑल राइट ठीक है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। ये सुनती जियाफान उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको ऊपर में हवा में उठाकर कहते हैं कि ओ अच्छा तो ऐसे क्या परिणाम है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, चलो मुझे दिखाओ। और फिर उसे एकदम बहुत ज्यादा मतलब जोर 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 से बहुत
बहुत ज्यादा थप्पड़ मारते रहते हैं और इतना थप्पड़ खाने के बाद लास्ट में एडमिट करते कि हाँ मैं गलत हूँ और उसके बाद जियाफन उसे नीचे फेंक कर देता है, फेंक कर कहते हैं कि तुम कमजोर हो बहुत। तभी डायरेक्टर जहां के फोन में एक कॉल आता है और उस कॉल पर रिसीव होते वो कॉल में से आवाज आता है कि किस कमीने का हिम्मत इतना है कि मेरे जूनियर को मार डाला है, बाहर आ जाओ जल्दी। तो वो फोन लेकर जियाफन कहती कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। तो फोन के उस साइड से जवाब आता है कि डैम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कमीने, ये क्लियर है कि तुमने मेरा जूनियर डिसेबल्स को मारा है। और इधर मास्टर रेन चिल्लाकर कहने लगते हैं कि सीड मास्टर यानी कि सीनियर ब्रदर ये वही लड़का है जिसने गंदी चाल चाली है, आपको हम लोगों का बदला लेना ही होगा। और उसके बाद जियाफन उस फोन में बताता है कि मैं ना केवल सिर्फ तुम्हारा रेंटाइजन विंग की पैर और हाथ को काटो, बल्कि मैं तो उस फोकिंग विंग का हाथ पे पैर भी काट दिया है और उसको उस फैक्ट्री के बेसपोर्ट में छोड़ के आ गया हूँ। देखो मैं बेसिकली अपने आप को मदद करना चाहता था लेकिन वो मुझे ही मारना चाहता था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं उसे आग के समुद्र में वापस फेंक कर चला। मास्टर रेन के पेट के ऊपर अपना पैर रख कर कहता है कि मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो लोग मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो और तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम भी इन लोगों की तरह मुझसे भिड़ोगे तो तुम भी मारा जाओगे। और इधर सीड मास्टर जियो खान का ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, फिर कहते हैं कि तुम जस्ट इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारी सर को काट दूंगा और इसे सॉकर बॉल की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो जियो खान भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, रिमेम्बर याद रखना मेरा नाम है ली ताइजवान। सेतु कुआंग तुमने कहा था ना कि तुम मेरे सर को अपनी सॉकर बॉल के लिए इस्तेमाल करो, तो फिर मैं तुम्हारे जूनियर ब्रदर को सिर पहले इस्तेमाल करूंगा। और मास्टर रेन के सर पे एक जोर का लात मारता है और उस फोन को नीचे फेंक कर एकदम कुचल देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लोग कार पर बैठकर जाता है तो वही पर ग्रैंडफा कहता है कि मिस्टर ली सिंह ये संप्रदाय का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो लोग इस हाईडोंग में बहुत सारी जगह पर है। वो सीट का मास्टर सीटू कुआंग वो बहुत समय पहले ग्रैंड मास्टर बन गया था और बहुत ही वो एरोगेंट है और बहुत ज्यादा उसके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मिस्टर ली अभी आप उसे परेशान किया है तो वो डेफिनेटली बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो जियोफॉन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर सीटू कुआंग यहाँ पर आने के लिए नहीं डरता है तो मैं भी उसे मारने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लोग शू रोंग के पास आता है। वो लोग वहाँ पर आते शू रोंग कहते हैं कि मास्टर ली अभी मेरा क्लोज फ्रेंड ने मुझे फोन किया, वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है कि आपने उसकी बेटी को बचाया है, आपको वो रिप्ले देना चाहता है और इसके खातिर वो उसने आपको शांगलोंग स्पेशल फोर्स के कमांडर के रूप में नोटिफाई करना चाहता है, यानी कि नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो ये सुनते ग्रैंडफा कहते हैं कि शांगलोंग स्पेशल फोर्स आर्मी का कमांडर ये तो एक मेजर जनरल का पोजीशन है, ये शांगलोंग स्पेशल आर्मी एक मिस्टीरियस स्पेशल फोर्स है और हजारों सोल्जर में से एक सोल्जर को चुना जाता है स्पेशल आर्मी के लिए और ये सारे के सारे स्पेशल सोल्जर्स के किंग है। और उसके अलावा शांगलोंग स्पेशल आर्मी का कमांडर का पोजीशन ये लगभग नॉर्मल इंसान के पहुंच के बाहर है। जियोफन कहते हैं कि आई एम सॉरी लेकिन मुझे इस तरह की बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अब आप लोगों की मदद के लिए कोई अलग मास्टर ढूंढ लीजिए। फिर मनीवन सोचते कि मेरे पिछले जीवन में अपर रियल में मैं ताइजुआन हेविली वेनरेबल था, वहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस मुझे बो करता था, यहाँ तक कि सान हॉल भी मुझे बो करता था। तो उसके बाद सूरोंग कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मास्टर ली को क्या उस डीएनए सीरम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मेरा गुड फ्रेंड यानी कि अच्छे दोस्त वो शांगलोंग स्पेशल आर्मी का कैप्टन है, उसने सिर्फ इस डीएनए सीरम का उपयोग उसके सोल्जर्स और उस शाओलोंग स्पेशल फोर्स के कैप्टन के लिए यूज किया। क्या आपको इसे चेक करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, भले ही थोड़ा सा हो? क्या आप इस सीरम की इफेक्ट के बारे में क्यूरियस नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे ये सीरम कैसे उन संजालों को बदल देगा? तो उसके बाद जियोफन सोचने लगते कि सूरोंग हमेशा ये कहा करता था इस सीरम को सुसांग में पाया गया था, मैं उसका ओरिजिनल देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि शायद इस इमोर्टल रियलम में उस सुसान सीड के सीक्रेट कुछ भी मुझे पता चल जाए। तो उसके बाद वापस सूरोंग अगर कहते कि ऑलराइट ठीक है आगे बढ़ गया, ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसे मान लूंगा। तो उसके बाद जियोफन कहते कि ठीक है और मैं उस हजारों फूलों वाली गली में रिकंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, याद है ना आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? तो ये सुनकर ग्रैंडफा कहते कि डोंट वरी मिस्टर ली, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करूंगा, आपने मुझे पहले नीहू को मारने के लिए मदद किया था तो इसीलिए मैं उस हजारों फूलों वाली गली में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियोफन अपने रूम पर चले आता है, मतलब अपने घर पे चले आता है और घर पे आगे सोचने लगता है रिसेंटली मैंने बहुत सारा टाइम कल्टीवेट में स्पेंड कर दिए हैं और अभी ज्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं है और हजारों फूलों वाली गली में मैं गया भी नहीं, तो इसलिए मेरे इस काम में मदद करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। तभी उसकी मोबाइल में झाओ जांग होंग की फोन आता है। जियोफन फोन पकड़ती है, होंग कहती कि जियोफन मैंने सुना है कि तुम अभी चूजू में रह रहे हो, हमें मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है राइट? हालांकि हम दोनों एक ही स्कूल के क्लासमेट, ऑल्दो हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से स्टडी भी नहीं किया, मुझे भूल तो नहीं गए हो ना? और इधर जियोफन सोचने लगती है कि मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था और उसके बाद हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी चले गए और उसके बाद वो मेरा क्लासमेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे फोन करता था और मेरा हालचाल पूछता था। मेरा पिछले जीवन में शाओ कुन मुझसे बहुत ज्यादा अपमान करता था, लेकिन झाओ झांग होंग ने मुझे घृणा नहीं किया और मुझको सपोर्ट किया। और झाओ झांग होंग इस चूजू की सिटीजन है और वो यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन एंड लैंड को लेकर पढ़ा है। और उसके बाद होंग जियोफन को इन्वाइट
करता है बारबेक्यू को खाने के लिए जियांग स्ट्रीट पर। तो ये सुनकर जियाफन भी कहते कि ठीक है मैं जाऊंगा वापस। सीन शिफ्ट होता है और जियाफन अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए वहां पर चले जाता है और वह उसके दोस्त वहां पर बैठकर खा रहा होता है और कहता है कि जियाफन मैंने सुना है कि तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद एक ट्रेनिंग के टीचर रूप में काम कर रहे हो। तुम उस टीचर की जॉब से कितना कमा लेते हो? पर मंथ 4000 क्या आता है? और इस जगह पर अभी एक घर का कीमत 2 से 3 मिलियन है और तुम एक पत्नी को शादी करने के लिए कब एक घर खरीदोगे? आई थिंक तुम अभी मेरे साथ काम कर सकते हो। हम दोनों मिलकर एक बारबेक्यू डिनर खोलेंगे और वहाँ पर हम लोग आधा हिस्सा कर लेंगे। तो क्या ख्याल है इसके बारे में तुम्हारा? तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि देखो जहांग होंग, मैं एक्चुअली यहाँ पर इस चीज के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे थोड़ा सा मदद चाहता हूँ। सुनते जहांग होंग कहते क्या तुम्हें मदद करूँ? नहीं, ये मत कहो कि मैं तुम्हारे साथ टीचर की जॉब करूँ। नहीं, मैं इतनी कम सैलरी वाला जॉब नहीं कर सकता हूँ यार। जियाफन कहती कि अरे नहीं यार, मैं तुझे टीचर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुझे एक कंस्ट्रक्शन की मैनेजर बनाना चाहता हूँ। मैं हजारों फूलों वाली गली में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस जॉब के बारे में थोड़ा क्या ख्याल है? सुनकर जहांग होंग थोड़ा सा तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर हंसने लगता है और कहता है कि एक ही दिन से तुम्हारा काम खत्म हो गया यार। मुझे याद है कि तू हाई स्कूल में ऐसा नहीं था। अगर तू झूठ बोलना ही चाहता है तो कम से कम एक स्क्रिप्ट तो तैयार कर लेते। एक अगर तू वो मतलब हजारों फूलों वाली गली में एक हाई क्लास का विला बनाना चाहता है तो वहाँ पर बहुत सारे बिलियन पैसों की जरूरत पड़ेगा। देख तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? मुझे तो इस बात से डर है कि अगर मैं तेरा शरीर को भी बेच दूं ना तो इतना पैसा नहीं होगा। बेशक वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि उस जगह पर घोस्ट रहता है, तो कोई भी उस जगह पर जाके पूंजी लेने का हिम्मत नहीं करता है। देख ली जियाफन, तू एक टीचर है और तेरा सैलरी है 3 से 4 हजार, तो तेरे पास इतना सारा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आ सकता है? भले तू एक बैंक को भी लूट ले, इतना पैसा नहीं होगा यार, और तेरा इस शरीर से तू ये काम भी नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर जियाफन हंसने लगता है और उसके बाद जियाफन सोचने लगते है कि इतने सालों के बाद भी इसके साथ मेरा जो दोस्त है एकदम ठीक वैसा ही है। ये फ्रेंडशिप मोस्ट ब्यूटीफुल है, एकदम वाइन की तरह। मतलब जितना देर तक आप वाइन को रखेंगे उतना ही स्वादिष्ट होता है पीने के लिए, यानी कि बहुत ही नशा होता है। तो उसके बाद झांग होंग कहते कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे अभी भी याद है हमारी क्लास में एक खूबसूरत लड़की थी, उसकी नाम है लीन लियांग सिंह। हाँ क्या याद है तुझे? तूने जब उसको एक लव लेटर लिखा था, वो तुझे अपमान करने के लिए वो क्लासरूम के सामने जोर जोर से पढ़ा था वो। तो उसके बाद ये सुनकर जियाफन सोचने लगते है कि मैं हमेशा से एक दुबला पतला लड़का था और हमेशा क्लास में मुझे बहुत ही ज्यादा धमकाता था। स्कूल की बीती हुई कहानी को याद करता है। उसी समय वो लड़की जियाफन से कहती है कि तुम अपने आप को शीशे में क्यों नहीं देखते हो? एक गरीब लड़का, तुम मुझे लव लेटर देने की हिम्मत करते हो। और उसको कुछ लोग पीटता भी था और वो लोग भी कहता था कि जियाफन तुम मेरा गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की हिम्मत की है, ऐसा लगता है कि तू और जीना नहीं चाहता है। ए गाइस इसको मारो, तुम लोग जितना देर तक मार सकते हो मारो। तभी वहाँ पर झांग होंग आके उसे बचाता था और जियाफन फिर से सोचने लगता है कि हमेशा झांग होंग मेरे प्रॉब्लम में चले आता था और मुझे बचा लेता था उस जगह से। और जियाफन की वजह से झांग होंग भी बहुत ज्यादा मार खाता था। वो मुझे बचाने के लिए अपना पीठ बढ़ा देता था। जब तक ना उसका 2 हड्डी पसले टूट जाता तब तक वो ये स्ट्राइक खाता ही रहा और उसके बाद उसे ठीक होने के लिए लगभग 2 महीने का समय लग गया था। झांग होंग के पास सचमुच अपने दोस्त को मदद करने के लिए हिम्मत थी। और फिर झांग होंग को कहते कि तुम उस साल मेरे लिए वो स्ट्राइक लिए थे, मैं आपका लाइफ यानी कि जिंदगी का इस्तेमाल तुम्हारा फैमिली को प्रोटेक्ट करने के और तुझे एक रिच पर्सन बनाने के लिए मदद करूंगा। तो ये सुनते झांग होंग अपना खाना को थूक देता है और फिर कहता है कि देख जियाफन, यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर प्लीज जोक मारना बंद कर। देख अभी तू एक ट्रेनर टीचर है और तेरा सैलरी 3 से 4 हजार रुपए और तू भी एक रिच पर्सन नहीं है, तो तू फिर मुझे कैसे मदद कर सकता है? ठीक है मैं तेरा अच्छे इंटेंशन को एक्सेप्ट करता हूँ, चल अभी ड्रिंक कर। तो उसके बाद वो दोनों अपना ड्रिंक को चेस करते थे। तभी वो छोटी डेमोन कहती है कि मास्टर ये सारे बारबेक्यू बहुत ज्यादा डेलिशियस है, मैंने अभी तक इतनी स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया है, ये तो वो सारी मेल इंसानों की फोर्स से भी ज्यादा टेस्टी है। तो ये सुनकर झांग होंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि इसको पता नहीं है कि ये कौन है। तो तभी जियाफन उसके सर पे एक मारता है और फिर जियाफन उसके दोस्त को कहते हैं कि इसके बात पर विश्वास मत करना, ठीक है? तो तभी वहाँ पर और एक गैंग चले आता है। वो गैंग आते लड़की लोगों को छेड़ने लगता है। तभी झांग होंग इन लोगों को देखते कहने लगते कि शिट, और जियाफन को कहने लगते कि हे जियाफन तू अभी अभी यहाँ से निकल जा, कुछ होने से पहले निकल जा। तो जियाफन को कुछ समझ में नहीं आता। तो जियाफन कहते कि हे झांग होंग क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है मुझे बता। और जियाफन उन गैंग की तरफ देखकर सोचने लगते कि शायद ये लोग झांग होंग को परेशान करना चाहते हैं। तभी उनमें से एक बंदा आकर कहते कि हे झांग होंग, तुमने पिछले मंथ का प्रोडक्शन फी नहीं दिया है, क्या तुम इसका विरोध करना चाहते हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा स्टॉल को तोड़ दूंगा। तो तभी झांग होंग कहते हैं कि कृपया अपना गुस्सा कम कीजिए बड़े भाई ली, आप मेरे करंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए और अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो प्लीज मुझे कुछ दिन के समय दीजिए, मैं सॉल्यूशन निकाल कर दूंगा। और तभी वो बंदे कहते हैं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बहन जिए और मरे, और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास से प्रोडक्शन फी लेने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अगर मैं तुम्हें मारो तो तुम मुझे मत ब्लेम करना, और उसे लात मारने लगता है। और फिर बाकी सारे लोगों को कहते हैं कि ब्रदर इसकी दुकान को चला दो। तभी उधर से कुछ लोग कहने लगते हैं कि हे ब्रदर सी के साथ खिलवाड़ मत
करो क्योंकि वो इस जगह का बिग बॉस है और वो बिग बॉस पा के अंडरलाइन पे है। तभी और एक बंदा भी कहते कि हाँ ये सही है, मैंने सुना है कि आधा साल पहले एक बंदे ने प्रोटेक्शन फी नहीं दिया और ब्रदर जी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ब्रदर जी उसकी स्टॉल को जला दिया और वो जमीन पर गिरकर मारा गया। तो उस गैंग के बाकी सारे लोग उसके स्टॉल पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। सब लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि हीरो कहाँ है, हीरो का एंट्री कब होगा। अरे इंतजार करो, आएगा आएगा। तो तभी जियोफन सामने आ जाते, आते ही कहते कि हे रुको, तुम हो बिग ब्रदर सी, तुम इस स्टॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। मेरे आंखों के सामने से अभी तुम्हारा ये सारे के सारे कुत्तों को यहाँ से ले जाओ, अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा परिणाम बहुत ही ज्यादा खराब हो। तो डेमन कहती है कि मास्टर ये लोग कीड़े लोग तो आपको धमकाने की हिम्मत कर रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाने के मौका दीजिए मुझे, काफी समय से एक्सरसाइज नहीं किया है, मेरी खून अभी उफल रही है। और ये देखकर वो ब्रदर से कहते कि हे छोटी बच्ची तुम कहाँ से आई हो। तो तभी जियोफन कहते कि मैं झांग होंग का फ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर वो ब्रदर जी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगते कि ओ मैंने सोचा कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अमीर यंग लड़का हो और जो नॉर्मल बनने की दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम तो उसका क्लासमेट निकला। तभी जियोफन थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग जैसे गंदगी दूर करने के लिए इतना ही काफी है। और ये सुनते वो ब्रदर जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहते कि तेरा इतना हिम्मत। फिर ब्रदर जी के सारे के लोगों को कहते कि तुम लोग यहाँ पर खड़े रह क्या कर रहे हो, जाओ और उसे मारो। तभी वो छोटी डेमन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि इधर आ जाओ। मन ही मन खुश होने लगते कि अभी मुझे एक मौका मिली एक्सरसाइज करने की, और सीधा जाके एकदम उन लोगों को बूम बम एक्शन दे देते, मतलब भाई एक के बाद एक को मारने लगता है। और ये देखकर ब्रदर जी शॉक हो जाता है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। और फिर इन लोगों को मारने के बाद छोटी डेमन कहती है तुम लोगों के पास थोड़ा सा एबिलिटी है और तुम हिम्मत करते हो कि मेरे मास्टर के साथ लड़ाई करने की, लगता है कि तुम लोग और जीना नहीं चाहते हो। और फिर जियोफन से कहते हैं कि मास्टर आप इन लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। तभी जियोफन भी कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जो करोगे वही होगा। तो ये सुनते वो डेमन खुश हो जाते हैं और हंसकर कहने लगते हैं कि थैंक यू मास्टर, क्योंकि वो उस लोगों की सोल को एब्सॉर्ब कर पाएगी। बहुत समय से किसी इंसान की जीवन शक्ति को नहीं खाई है, ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तो तभी जियोफन कहती कि हे बी केयरफुल, क्योंकि इन लोगों को मारना मत। तभी वो छोटी डेमन भी कहती कि हाँ मुझे पता है अपनी लिमिट को, वो लोग इतने आसानी से नहीं मरेगा, लेकिन वो लोग अपनी लास्ट जिंदगी तक कुछ भी खराब चीज नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। तो ये सब कुछ देखकर वो ब्रदर जी फिर से कहते हैं कि मैं बॉस पा के अंडरलाइन में हूँ, क्या तुम लोग उसके बारे में कुछ भी जानते हो? अगर तुम लोगों के पास इतनी हिम्मत है कि तुम लोग हम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अगर तुम लोग इतना ही मजबूत है फिर इंतजार करो यहाँ पर। तो तभी झांग होंग जियोफन से कहते कि देखो जियोफन, हम लोग इस बिग बॉस पा को नाराज नहीं कर सकते हैं, प्लीज जितना जल्दी हो सके इस चूजू को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। इधर वो छोटी डेमन ब्रदर जी के पास जाने लगता है, तो ब्रदर जी डर के मारे कहने लगती कि हे मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और फिर से झांग होंग जियोफन से कहता है कि देख जियोफन, तेरे साथ जो छोटी लड़की है ना, वो मानता हूँ कि वो फाइटिंग के लिए थोड़ा सा तो कैपेबल है, लेकिन वो बेड़े के झुंड के साथ नहीं लड़ाई कर पाएगी। और तू मुझे ये मत बता कि वो लड़की 10 या 100 लोगों के साथ फाइट कर सकता है। तब ये सुनते वो छोटी डेमन भी कहते कि देखो मुझे कम मत समझना, 100 लोग मेरे लिए डील करने के लिए काफी नहीं है। तभी जियोफन कहते कि देखो झांग होंग, मैं तुझे पहले बताया था कि मैं तेरे स्टॉल को प्रोटेक्ट करूंगा, इवन अगर यहाँ पर ओल्ड एम्परर गॉड भी आता है तो इस जगह पर तो उसको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ये सब बातें थे, झांग होंग को विश्वास नहीं हो रहा होता, तो झांग होंग कहने लगते ओ जियोफन तुम कब से इतने ऐसे हो गए। ठीक है, जब बिग बॉस पा यहाँ पर आ जाएगा तो तुम सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल देना, ठीक है? और इससे निश्चित हो जाएगी कि सिर्फ मैं ही मरूंगा, मेरी छोटी बहन तो बच जाएगी। तभी जियोफन कहते कि देख मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तुझे कोई भी मार नहीं पाएगा। और तभी इधर ब्रदर्स जी कहते कि हे लिटिल ब्रेड, बिग बॉस ने अभी कहा है कि उन्होंने अपना आदमी को भेज दिया है तुम लोगों को मारने के लिए, लेकिन अगर तुम यहाँ पर घुटने टेक देते हो और अगर मेरे नाइफ को इस्तेमाल करने दो कि मैं तुम्हारे फेस पर कुछ दाग दूं, तो फिर मैं तुम लोग को जाने दे सकता हूँ। तभी जियोफन भी कहते कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो दोनों के पास, वो लोगों के पास दो ऑप्शन होता है, एक तो होता है कि मारा जाऊंगा और एक है कि अपंग हो जाऊंगा। तुम इससे से कौन सा चूज करोगे? तो ये सुनकर फिर से वो ब्रदर्स जी कहते कि ओ तो तुम तो बहुत ही ज्यादा हंकर, मैं भी देखूंगा कि बहुत हफ्ते के बाद तुम कितना हंकारी दिखाते हो। तो तभी वहाँ पर बिग बॉस पा चले आता है, उसे देखते बाकी सारे लोग भागने लगते हैं, कहने लगते हैं कि चलो चलो यहाँ से निकलो, बिग बॉस पा आ गया है यहाँ पर। तो तभी इधर ब्रदर्स जी कहते हैं कि तुम लोगों ने देखा मेरा बिग बॉस यहाँ पर आ गया है, अभी तुम लोगों को मेरा बिग बॉस 1 मिनट में काट डालेगा, मैं भी देखूंगा कि तुम लोग कैसे सख्त बिहेव करते हैं। ये सुनकर जियोफन भी कहते कि ओ अच्छा, तो तुम भी देखना कि मैं तुम्हें कैसे टुकड़े टुकड़े करके काट देता हूँ और समुद्र पर फेंक देता हूँ उस मछली को खाने के लिए। तो तभी वो छोटी डेमन जाके उसे एक जोर का मुक्का मार देती है और वो सीधा जाके उस बिग बॉस की कार में जाके टक्कर खा जाता है। तो इधर छोटी डेमन कहती है कि अभी बहुत ज्यादा बकवास हो गया है, अभी तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तभी जियोफन भी कहती है कि तुम्हें कचरे के टुकड़े हो, और इवन सीपा भी मेरे सामने यहाँ पर आके घुटने टेक कर सर पटक कर मेरे सामने भीख मांगता है, और तो तुम कौन हो? तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? तो ये सुनकर ब्रदर जी फिर से कहते कि कमीने, तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे बॉस के सामने ऐसे बात कर रहा है, सिर्फ तब तक इंतजार कर जब तक ना मेरा बॉस कार से उतर जाए,
उसके बाद वो तुझे मार डालेगा। तो उसके बाद वो ब्रदर पा से कहती कि ब्रदर पा, क्या आप देख रहे हैं कि वो लड़का कितना एरोगेंट हो रहा है? वो आपके सामने ही मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हैं, आपको मेरे लिए दस्टिक लाना ही होगा। ब्रदर पा, जस्ट इस बच्चे को मार डालिए, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और इसके लिए आपके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। ब्रदर पा, आप कार से क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर आप कार से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो लोग फिर से मुझे मारेगा। ब्रदर पा प्लीज बाहर आइए। तो तभी जियोफन कहते कि जी पा, जल्दी करो और कार से बाहर निकलो। ये सुन के वो ब्रदर जी कहते कि क्या तुम्हारा इतना हिम्मत कि मेरा बॉस का फुल नाम करके पुकार रहे हो? मैं श्योर हूँ कि तुम और जीना नहीं चाहते हो। तो उसके बाद ब्रदर पा जब कार से उतरते तो भाई वहाँ पर वो स्लिप खाकर पड़ जाता है, गिर जाता है। तो तभी ब्रदर जी उसे उठाता है और कहते कि बिग ब्रदर पा, क्या आप ठीक है? और तभी ब्रदर पा सीख को एक जोर का लात मारता है और कहता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मास्टर ली को अपमान करने की? और फिर उसे चेन से पीटने लगता है और कहते कि तेरे पास इतना क्वालिफाइड नहीं है कि तू मास्टर ली का नाम लेकर पुकारे। तो तभी सी कहते कि बिग ब्रदर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हो रहा है। ये छोटा सा बच्चा जाओ होंग का क्लासमेट है। तभी ब्रदर पा भी कहते कि क्लासमेट तुम गलत कुछ भी नहीं जानते हो, मास्टर ली शू फैमिली का एक मेंबर है और मिस शू को टीचर है, कुछ भी नहीं जानता है, तो इसलिए मेरे लिए कोई भी ट्रबल यानी कि मुश्किल खड़ा मत कर, ये सब कुछ तेरा ही फॉल्ट है। तू क्यों ना उसके सामने जाके घुटने टेक कर और माफी मांगता है मास्टर ली से। और उसके बाद जियोफन के सामने जाकर कहता है कि मिस्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दे लीजिए, अपना जान का भीख मांगता हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा जा जो आपको यही पहचान पाया। तो उसके बाद वहाँ पर ब्रदर पा आकर कहता है कि मिस्टर ली ये सब कुछ स्टूपिड ने किया है और इसके लिए मैं कॉन्वर्सेशन देने के लिए राजी हूँ, 10 बार या 100 बार देने के लिए राजी हूँ। क्या आप उसे एक मौका दे सकते हैं इसे सुधारने के लिए? तो तभी जियोफन कहता है कि मेरा पूरा जिंदगी में मेरा इतना सारा भी दोस्त नहीं है और मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जांग हो, उसे धमकाना यानी कि मेरे मुझे धमकाने के बराबर है। और जियोफन अपनी पैर से उसके हाथ को कुचलने लगता है। आज मैं सिर्फ तेरा आज एक हाथ को तोड़ रहा हूँ, इसको सबक के तौर पे ले ले और यासिर चले जा। उसके बाद ब्रदर जी कहते कि थैंक यू, मेरा जान बख्शने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और इधर ब्रदर पर उसे खिचूर का लात मारकर कहते कि हे यासिर निकल जा जल्दी। ना सब कुछ देखकर झाओ होंग को विश्वास हो जाता है जियोफन के ऊपर और वो कहता है कि जियोफन तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा सरप्राइज लेकर आए हो और यहाँ तक कि बिग ब्रदर पा भी तुमसे माफी मांग रहा है। तो ये देखकर मुझे बिलीव हो गया कि तुम सचमुच कोई हो और मैं तुम्हें उस 1000 गली वाली गली में प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मदद करूंगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तो जियोफन कहते कि तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और याद से कल चले आना उस जगह पर। और फिर पूछता है कि तेरा छोटी बहन का बीमारी क्या है? तो उसके बाद झांग होंग कहते हैं कि मेरी सिस्टर अभी इन स्टेज पर है रीनल फेलियर की, डॉक्टर ने इस बीमारी का सोल्यूशन निकाल लिया है, लेकिन इसे सर्जरी करने के लिए मुझे अभी 5 लाख की जरूरत है, लेकिन इतना सारा पैसा अभी मेरे पास नहीं है। फिर मनी मन सोच लगते कि हालांकि जियोफन के साथ ब्रदर पा की बहुत ज्यादा कनेक्शन है और उन्होंने ऑलरेडी मुझे मदद किया है और मैं इतना बेशरम नहीं हो सकता कि उसे ये कह दो कि ब्रदर पा से कुछ पैसा उधार लेने के लिए मुझे मदद करे। इस 5 लाख सर्जरी फी मुझे कुछ अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो तभी जियोफन कहते कि चल मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। तो तभी झांग होंग कहते कि देख जियोफन अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, विजिटिंग टाइम भी खत्म हो गया है, तो हम लोग को कल विजिटिंग मिलेगा। तो ये सुनकर जियोफन भी कहते कि ओके ठीक है। तो जियोफन अपने घर में आकर लेट जाता है और तभी उसे उस डॉक्टर का बात याद आता है कि मिस्टर झाओ आपका बहन अभी फाइनल टेस्ट स्टेज पर है रीनल फेलियर की, तो प्लीज जल्दी से जल्दी 5 लाख जमा कीजिए सर्जरी करने के लिए। फिर अपने आप से फोन देखता हुआ कहने लगता है कि मैं अपनी बहन को और ज्यादा दिन तक इस बीमारी में ऐसे सफर नहीं करने दे सकता हूँ। तभी उसकी मोबाइल पे एक मैसेज आता है उसके दोस्त का नाम है चेन जियांगफू। तो वो कहता है कि ए दोस्त मैंने सुना है कि तुमने हजारों फूलों वाली गली की प्रोजेक्ट की मैनेजर हो। तो तभी झाओ होंग भी मैसेज करते कि हाँ लेकिन तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? तो उसका दोस्त भी मैसेज करते कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, और मैंने ये भी सुना है कि अभी तुम्हारा बहन की सर्जरी को लेकर इस मैटर को लेकर चल रहा है। देखो दोस्त अगर तुम मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरी फैमिली को हैंड ओवर कर देते हो तो मैं तुम्हारी सिस्टर की पूरी सर्जरी की फी दूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर आके जियोफन मोनिमन सोचने लगते हैं कि एक बार अगर इस हजारों फूलों वाली गली में काम खत्म हो जाता है तो ये जमीन मैं अपनी पापा के लिए छोड़ सकता हूँ ताकि वो आराम से जिंदगी जी सकते हैं फ्यूचर में। तभी वहाँ पर एक बड़ी तेजी से कार आ जाता है। वो कार आकर सीधा जियोफन के सामने रुकता है। तो उनमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि ए बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते कि इस कंस्ट्रक्शन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो तभी और एक आदमी कहते कि ब्रदर फू ये ली जियोफन है, बहुत सालों के बाद भी अभी भी ये गरीबी है। तभी उस कार से और एक लड़की भी उतरती है। तो वो उतर के कहती कि ब्रदर फू क्या ये सचमुच ली जियोफन है? इतने सालों के बाद भी वो अभी भी गरीब है। तो जियोफन इन लोगों को देखकर कहने लगती कि ओ ये तो सेन जियांगफू है और लिन लान जी है, ये दोनों कुतिया अभी भी एक ही जगह पर हैं। बट इट्स ओके, मैं तो अभी रीबर्थ होके आया हूँ, मैं अभी फुल रिवेंज ले पाऊंगा और इसका
1000% मैं पे आउट करूंगा। उसके बाद जियाफन उन लोगों को कहते हैं कि सिन जियानफू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं इस जगह का बॉस हूँ। तो ये सुनकर जियानफू कहते कि ओ हजारों फूलों वाली गली का ऑनर तुम हो। जियाफन तूने बहुत सालों पहले ग्रेजुएट किया है और उसके बाद तूने कुछ भी नहीं सीखा है अपनी जिंदगी में और तू अभी भी वैसे है, लेकिन हाँ तू अभी भी बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, यही है तू खुद को बॉस बोलने का हिम्मत भी करता है। हाँ एक सूर जो पेड़ पर चढ़ना सीख गया है। तुझे यहाँ पर देख कर तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर लगता है और तू बॉस। तो तभी वो लड़की भी कहती कि जो भी यूजलेस मैन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए आएगा उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ब्रदर फू अभी हम लोगों को हजारों फूलों वाली गली की ऑनर यानी कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में उसके साथ बात करना, ना कि इसके साथ बात करके टाइम वेस्ट करना। तो उसके बाद फिर से फू कहते हैं कि देख लीजिए मैं पुराना फ्रेंडशिप को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, मेरा वर्कर बन जा और मेरे कंपनी में मेरे लिए काम कर। ये कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर से तो बेहतर काम है, मैं तुझे हर मंथ 5000 दूंगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? लीजिए तू बात क्यों नहीं कर रहा है, ये डील तेरे लिए अच्छा नहीं है। और तभी जियाफन का फोन बजता है। जियाफन फोन पकड़ते झांग होंग कहते कि जियाफन क्या तुम मेरे बहन को देखने के लिए आ सकते हो, ये रहा एड्रेस। तो उसके बाद जियाफन फू को कहते कि देखो मुझे थोड़ा काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ इस हजारों फूलों गली का ऑनर मैं हूँ, अगर तुम लोग को विश्वास करना है तो करो या नहीं करना है तो मत करो। ये कहकर जियाफन जब वहाँ से चले जाता है तो ये देखकर वो फू कहने लगते कि ये बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसके बाद ब्रदर सी को फोन करता है, फोन करके कहते हैं कि ब्रदर मी आप 2 आदमियों को भेजे, मैं एक बच्चे को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो तभी वो सुनता है कि उसका एक हाथ टूट गया है। तो ये सुनते वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहते क्या आपका हाथ टूट गया है, किसने किया है ये? तो ये सुनकर वो गुस्सा होकर फोन कर देता है और कहने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है फ्यूचर में, और कभी भी मैं अगर उसे देखा मैं तो उसे तब तक मारूंगा जब तक मैं उसके माता पिता उसके फेस को पहचानने लायक हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल को दिखाई जाता है। जियाफन वहाँ पर चले जाता है तो उसे देखकर झांग हो कहता है कि मेरा छोटा बहन अभी कमरे पर है, चलो। और फिर उसकी बहन के पास आकर कहता है कि मैं जब छोटा था तभी मेरा पेरेंट्स गुजर गए थे, तो तब से लेकर आज तक मैं अपनी बहन की पालन पोषण करती हूँ। मेरी छोटी बहन की स्कूल जाने के लिए पैसे जुटाने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन हो गया था, तो उसके बाद मैं पढ़ाई के साथ साथ रात में आकर स्टॉल पे चलाता था। लेकिन ये मत सोचो कि ये मेरा छोटी बहन की बीमारी हो गई थी। तो तभी उसकी बहन आँख खोलती है और खोलकर कहती है कि बिग ब्रदर आप यहाँ पर क्यों हैं? भाई मैं अभी थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ कल से। और जियाफन की तरफ देखकर कहती कि ये कौन है? झांग होंग इंट्रोड्यूस करवा देता है जियाफन के साथ और कहती कि जियाफन ये मेरी बहन है जाओपी। इतना बीमार होने के बाद भी वो अच्छी से जियाफन से बात करती है और कहती कि हेलो बिग ब्रदर फ्रेंड। तो जियाफन उसे कहती कि देखो तुम्हें इतना ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जस्ट लेटे रहो, मैं तुम्हें चेक करता हूँ तुम्हारा हेल्थ। ये सुनते वो अपनी ब्रदर की तरफ देखती है तो तभी उसके ब्रदर कहता है कि बहन तुम वो जैसा कहे कर। और फिर वो लेट कर सोचने लगती है, इसे तो देख कर नहीं लगती कि ये पर्सन डॉक्टर है, पता नहीं वो मेरी बीमारी को ठीक कर पाएगी या नहीं। और फिर जियाफन उसके सर पे हाथ रखकर उसके शरीर के अंदर से उस बीमारी को खींच लेता है। और अभी वो लड़की भी सोचने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। तो तभी झांग होंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि जियोपी तुम्हें देखने से पहले जैसे बेहतर लग रही है। उसकी बहन भी उठकर कहने लगती है कि बिग ब्रदर अभी मैं ओके हूँ और अभी मुझे कहीं पर भी हार्ट नहीं हो रही है। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि झांग होंग अभी तेरा बहन का बीमारी खत्म हो गया, तो वो कुछ ही दिनों के अंदर घर वापस चले जा सकते हैं। तो तभी झांग होंग भी कहते कि अभी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ यहाँ पर। तभी वहाँ पर डॉक्टर आके देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और डॉक्टर कहते कि ओह माय गॉड मिस झाओ का बीमारी एकदम पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर हो गया है, उसका स्टेटस अभी नॉर्मल है, मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा कि नॉर्मल से भी बेहतर है। तो तभी और एक डॉक्टर कहते कि ये श्योर इस मेडिकेशन वर्ल्ड में एक मिरेकल है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाफन और झांग होंग जब बाहर आता है तो तभी झांग होंग जियाफन से कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि तू बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तेरे पास इतने सारे काइंड ऑफ पावर कैसा आ गया। तो उसके बाद जियाफन कहते कि देख झांग होंग ऐसा कुछ बात है जो मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कह सकता हूँ जो चेंज नहीं हुआ वो है हमारा बेस्ट फ्रेंडशिप। तो ये सुनकर झांग होंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर कहता है कि देख जियाफन एक मैटर है जिसके लिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो तभी जियाफन भी जवाब देता है कि देख असली मर्द ऐसे बात नहीं करते हैं, चल मैं भी देखता हूँ अगर मैं तुझे मदद कर सकता हूँ इसमें। तो उसके बाद झांग होंग फिर से कहते कि देख मैं तुझे ये प्लीज बता रहा हूँ, लेकिन देख ये सुनने के बाद ना पागल मत हो जाना। कल रात जब मैं घर गया तो बहुत ज्यादा नशे में था, तो इसी वजह से मैं WeChat में अपनी क्लासमेटों के साथ ग्रुप में चैट किया और वहाँ पर मैं सभी लोगों को बता दिया कि हजारों फूलों वाली गली का प्रोजेक्ट अभी मैं मैनेजर हूँ। तो अभी तू क्या केस कर सकती है कि कौन सा पर्सन मुझे सबसे पहले कांटेक्ट किया? वो कमीना चेन सिंगफू। और मुझे पता नहीं कि उसको मेरे बहन की बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। वो मुझे सर्टेनली इन्वाइट किया और कहा मुझे कि वो अमेरिका में एक अच्छे डॉक्टर के साथ मेरे लिए मदद मांगेगा और उसने 100% पे करने का भी दावा किया और उसने ये भी कहा है कि वो कम्प्लीटली मेरी बहन की बीमारी को ठीक कर देगा। तो ये सुनकर जियाफन कहते कि क्या तूने उन लोगों का कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है? तो झांग होंग कहते कि जियाफन आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा बहन की बीमारी को इतनी जल्दी से ठीक कर सकता है, तो मैं इमीडिएटली उन लोगों का कंडीशन की एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब सुनने के बाद जियाफन कहते
कि मैंने सोचा कि कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये तो एक स्मॉल मैटर है यार। हाँ देख, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा तेरे लिए, तू सिर्फ इतना कर कि तू चेन जियानफू को फोन करके बता मेरे साथ मीट करने के लिए। ये सुनकर सांगोंग कहते कि जियाफन क्या ये सचमुच ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा शांति महसूस करूँ, और वैसे भी मैं आज उन लोगों को डिनर पर इन्वाइट किया है। देखो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत है, तो इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बहुत सारा बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, तो इसलिए जियानफू अकेले इस मटेरियल्स को नहीं संभाल सकता है। ये सुनकर जियाफन कहते कि ठीक है आज हम लोग पी लेंगे, और वैसे भी तुम्हारा छोटी बहन के आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, वो घर पे चले गया है, उसको किसी की जरूरत है, तो तुम पहले घर जाओ। तो उसके बाद चाओंग फिर से कहते कि जियाफन एक्चुअली मेरा लिटिल छोटा बहन अभी मैच्योर्ड है, और वो देखने भी काफी खूबसूरत भी है, और तुम भी सिंगल हो तो। और ये सुनते जियाफन वहां से गायब हो जाता है, और चाओंग कहने लगती कि हे जियाफन तुम इतने राउंड क्यों फर्स्ट कर रहे हो, मतलब इतनी जल्दी क्यों भाग गए हो? और इधर जियाफन सोचने लगता है कि चाओंग मैं तेरा अच्छे इंटेंशन को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी और किसी के लिए जगह नहीं है। सभी लोग रात के डिनर पर चले आते हैं, तो वहाँ पर आते ही एक व्यक्ति कहता है कि योंग मास्टर चेन आपको ये प्रोजेक्ट लेने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपके वजह से हम लोगों के जैसे छोटे छोटे कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो पाएगा। तो वहाँ पर कंपनी के और भी सारे लोग होता है, तो वो लोग भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि योंग मास्टर चेन को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिला। हार्ड वाला व्यक्ति भी कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस हजारों फूलों वाली गली का ऑनर एक मिस्टीरियस व्यक्ति है, इवन शो फैमिली भी उससे थोड़ा सा तो डरता है। तो इतना सारा तारीफ सुनकर वो यंग मास्टर चेन हंसने लगता है, और फिर कहता है कि देखो मैं आप लोगों को सच बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजर मेरा क्लासमेट है, लेकिन ये चाओ जंग होंग एक ग्रामीण स्टूपिड गाई है कि मैंने उसे कहा था कि मैं उसकी सिस्टर की सर्जरी के लिए मैं 5 लाख दूंगा, और वो इंस्टेंटली राजी हो गया। अभी वहाँ पर जियाफन का अचानक से एंट्री हो जाता है, और जियाफन आते कहती कि चेन जियानफू बात को लेकर मुझे तो उससे कुछ डिस्कस करना है। तो तभी एक व्यक्ति जियाफन को देख कर कहती कि हे वेटर, क्या तुम्हें नहीं देख रहे कि यहाँ पर हमारा बिग बॉस डिस्कशन कर रहा है बिजनेस के बारे में, शू यहाँ से चले जाओ। तो जियाफन वहाँ से फिर भी नहीं चाहता, तो तभी और एक आदमी कहते कि हे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो तुम्हें बात कर रहा है। तो तभी यंग मास्टर चेन अपनी सीट से उठकर गए थे कि ओ तो ये ली जियाफन है। तो गाइस अभी मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये मेरा ओल्ड क्लासमेट है ली जियाफन। तो गाइस अभी मैं आप सभी लोगों की एक स्कूल का कहानी बताने जाता हूँ। अभी जो मेरा प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है लांसी, वो स्कूल के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी। ली जियाफन ने मेरा गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर भेजी है, मुझे तो अभी भी उसका कुछ लाइन याद है, और फिर उस लव लेटर का कुछ कहानियां कहने लगता है, और उसके बाद कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये बहुत ही मजेदार था। और उसके बाद मेरे गर्लफ्रेंड ने पूरी क्लासरूम के सामने इसे लाउडली पढ़ा। तो ये सुनकर बाकी सारे लोग भी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, और मजाक उड़ाने लगता है जियाफन का। बात फिर से योंग मास्टर चेन कहते हैं कि देखो गाइस इसके बाद की कहानी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बहुत ही रिस्पेक्ट पर्सन हूँ, तो मुझे इस ग्रामीण लड़के के ऊपर परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर तुम किसी खूबसूरत लड़के को पीछा करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास भी कुछ पर्सनल क्लेम होना चाहिए, मतलब कुछ पर्सनैलिटी होना चाहिए। ये बात सुनकर फिर से सभी लोग योंग मास्टर चेन का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, और कहते हैं कि योंग मास्टर के पास सचमुच बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो बिना फाइट के ये जीत गया। तो उसके बाद फिर से मास्टर चेन कहता है कि तो जेंटलमैन अभी मेरा स्पीच खत्म हो गया है, और ये लड़का वो हजारों फूलों वाली गली का कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसके बाद वो जियाफन से पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई गेस कि तुम्हें उस कंस्ट्रक्शन काम के लिए ज्यादा इनफ मनी नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हारे पैसों की जरूरत है तो तुम यहाँ पर आके एक वेटर का काम कर सकते हो, राइट? देखो तुम ईंटें और बर्तन लेने जाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें उस कंपनी से ज्यादा पैसे दूंगा, 10,000 मान दूंगा, और ये जब तुम्हारे उस जॉब से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तुम मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तो तभी बाकी सारे लोग फिर भी कहने लगते हैं कि योंग मास्टर चेन हाल तुम्हें बकवास कर रहे हैं, ये लड़के यूजलेस है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं हाँ हाँ योंग मास्टर चेन आप बकवास से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोगों का मूड खराब कर रहे हैं इस व्यक्ति के लिए। तो तभी और एक व्यक्ति कहते कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आज मैं तुझे एक लेसन सिखाऊंगा। और फिर वो वाइन की बोतल से जियाफन को मारने जाता था, तभी वो से मास्टर चेन रोक देता है और कहता है कि देखो ये सब कुछ भूल जाओ, हर एक व्यक्ति का एक अपना अपना शौक होता है, तो तुम इसमें क्यों इतना अपना सर घुसा रहे हैं? इनका बिहेव देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब एकदम पागल हो जाता है, और उसको अपना इंस्पिरेशन मान रहा होता है। तो तभी और एक व्यक्ति भी कहते हैं कि मास्टर अभी भी अपनी दोस्त को याद रखा है, और इस लड़के को देखो लानत है इसके ऊपर। तो तभी उनमें से एक बंदा कहते कि योंग मास्टर चेन और यहाँ पर सारे के सारे जेंटलमैन, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा कर रहे हो। अगर योंग मास्टर चेन सचमुच अपने पुरानी दोस्त को मदद करना चाहते हैं, तो वो अपने सामने उसको क्यों इंसल्ट करेगा? तुम लोग सारे के सारे उसके ऊपर हंस रहे हो, क्या ये करना वाकई ठीक है? मिस्टर झंग और मिस्टर वांग, मुझे अभी भी याद है आप लोग जब स्टार्टअप कर रहे थे तो
आप लोग एक पोर्टर की जॉब, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, इवन शिपर वर्कर भी काम करते थे। अभी आपका लाइफ पहले से बेहतर हो गया है तो कभी अभी क्या आप दूसरों को तुच्छ समझेंगे? ये मत भूलना कि आप लोग भी एक दिन गरीब थे इस लड़के के तरह, इवन इस आदमी से भी तो घटिया थे। तो आप लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है उसको ऐसे नीचा दिखाने की और इंसल्ट करने की। ये बात सुनकर मिस्टर वांग को अच्छा नहीं लगता तो मिस्टर वांग कहते कि यू जो बास्टर्ड, तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तू मास्टर चेन के सामने ऐसे चिल्ला रहा है? तू अपने आप को क्या समझता है? और यंग मास्टर चेन के सामने तेरे वर्ड्स के कोई भी वैल्यू नहीं है। इधर ये सुनकर मिस्टर झांग भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लिटिल ब्रेड, क्या तू पीटना चाहता है? क्या तू इस हजारों फूलों वाली गली का कंस्ट्रक्शन का पट्टा नहीं बनना चाहता है? इस कंस्ट्रक्शन का हेड मैनेज है यंग मास्टर चेन। अपने घुटने के बल बैठ जाओ और यंग मास्टर चेन से माफी मांग। तो तभी वो आदमी कहते कि ये जो वो तुम लोगों के साथ एक ही जगह पर रहना नहीं चाहता है, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ, भले मैं गरीब क्यों ना हो। इसके बाद जियाफन के दिल को छू जाता है तो जियाफन मनी मन इसको देखकर सोच लगते कि सचमुच ऐसे लोग भी अभी भी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। यंग मास्टर चेन इतना गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ब्रावो जुओवेन, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम अभी इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर अपना नाक बद घुसाना और यहाँ से निकल जाओ अभी। तभी वहाँ पर झांग होंग चले आता है। झांग होंग आते कहते कि हे चेन जिनफू, अभी तुम ऑफिशियली इस हजारों फूलों वाली गली की कंस्ट्रक्शन से बाहर हो। ये सुनकर यंग मास्टर चेन कहते कि झाओ झांग होंग, तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पैसा नहीं चाहते हो अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए? ये सुनते झांग होंग कहते कि शट योर माउथ, मेरी बहन पहले ही ठीक हो चुकी है और ये पर अच्छा दिखाने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद उसकी बहन को भी अंदर बुला लेता है। तो वो आती पहले जियाफान को नमस्ते करती है और ये देखकर यंग मास्टर चेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहने लगते है कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। और फिर अपनी फोन की तरफ देखकर कहने लगते है कि तुमने मुझे कुछ समय पहले ये फोटो भेजा था कि तुम्हारी बहन अभी डेथ और लाइफ के बीच में है, वो इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकती है? तो तभी झांग कहते कि चेन जियानफू, ये सचमुच अनबिलीवेबल है ना? ली जियाफेन ने मेरी बहन को ठीक कर दिया और बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है, वो तुम्हारी विपरीत है। तुम सिर्फ प्रॉफिट उठाने के लिए सब कुछ करते हो। तुमने मुझे धमकाने के लिए मेरी छोटी बहन की बीमारी का इस्तेमाल किया, मुझे हजारों फूलों वाली गोली का कंस्ट्रक्शन की परमिशन को एक्सचेंज करने के लिए फोर्स किया। और जेन जियानफू, मैं तुझे बता देता हूँ कि ये हजारों फूलों वाली गली का ओनर ली जियाफेन है जिसका कीमत बहुत ही ज्यादा बिलियन है। और तुम उनको इस रेस्टोरेंट में वेटर और राजमिस्त्री कहने की भी हिम्मत की। आदमी तुझसे भी ज्यादा 10,000 गुना अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है। और ये बात सुनते जेन जियानफू शॉक हो जाता है कि ये ओनर है। और फिर से झांग कहते हैं कि तुम ली जियाफान के सामने एक कचरा का ढेर हो और तुम इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से पैसा बनाना चाहते हो, ये सपना देखो तुम। और ये बाकी सारे कम्युनिटी लोग जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ तुमसे कुछ लाभ पाने के लिए। असली ओनर ली जियाफान है, तुम लोग गलत भगवान की पूजा कर रहे हो। तो ये सुनते ही सभी लोगों का पसीना छूट जाता है। सभी लोग ये कहने लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये छोटा सा लड़का कैसे उस मिस्टीरियस ओनर हो सकता है हजारों फूलों वाली गली का? और एक बंदा कहते कि अगर मैं पहले ये जान पाता तो मैं कभी भी उन पर नहीं हंसता। सेन जियानफू को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि झाओ झांग होंग, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ली जियाफेन इस हजारों फूलों वाली गली का मिस्टीरियस ओनर कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हजारों फूलों वाली गली का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सुओ फैमिली का है और इसके साथ उन लोगों का क्या कनेक्शन है? ये सुनते बाकी सारे लोग भी कहने लगते कि हाँ, यंग मास्टर चेन ने जो पॉइंट रखा है ये सही है क्योंकि ये सुओ पत्तसत्ता का फैमिली है, उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट तो ये लोग हम लोगों को फूल बना ही दे रहा है। तो तभी और एक बंदा कहते कि ओ अच्छा, तो तुम हजारों फूलों वाली गली का ओनर हो तो तुम खुद तो क्यों ना यंग ग्रैंड मास्टर ताइजुआन कह देते हो। तो तभी वहाँ पर और एक लड़की लेडी वांग चले आते हैं। वो आते कहती कि मुझे नहीं पता कि ली जियाफान वो यंग ग्रैंड मास्टर ताइजुआन है या नहीं, लेकिन वो सच में हजारों फूलों वाली गली का ओनर है। इसे देखते सभी लोग शौक हो जाते हैं कि लेडी वांग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद वांग जियाफान के हाथ पकड़कर कहते कि तुम लोग असली ओनर के बजाय चेन जियानफू की चपलूसी कर रहे हो और इसके अलावा तुम लोग और एक बात को नहीं जानते हो, सू फैमिली ने किस रीजन से इस हजारों फूलों वाली गली को ली जियाफान के लिए खरीदा है, क्योंकि ली जियाफान ग्रेट सेवियर है सू फैमिली का और वो यंग लेडी शू की टीचर भी है। और ये सुनते झांग होंग की बहन की होश उड़ जाती कि ये कैसे हो सकता है और वैसे भी ये सू फैमिली का ग्रेट सेवियर भी है। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।